स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, इनमें पीवाईक्यूज भी हमने ऐड किए हैं जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्केड्यूल्स जो कि अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों को डिस्कस कर रहे थे और उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। उसमें कुछ पीवाईक्यूज रह गए थे, पहले हम उन्हें कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ये हमारे हो गए थे पिछले लेक्चर में, ये भी हम लोग देख लिया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये यहाँ तक हो गया था हमारा, यहाँ से तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको मेनली जो आर्टिकल्स है संविधान के वो आपको याद करने पड़ेंगे और हो सके तो आपको रटना पड़ेगा, राइट। आप जितना उनको रिवाइज करेंगे उतना वो आपको याद होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं पॉलिटी से। और इसमें से अगर आपको एक या दो भी अगर आपको सही से याद है, जैसे 226, ये बहुत फेमस आर्टिकल है संविधान में और इसका जो रिलेशन होता है वो आर्टिकल 32 से लिया जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है और 226 जो कि हाई कोर्ट के लिए होता है। ओके, तो देखते हैं आर्टिकल 250 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर। तो देखिए आप इसका क्या आंसर होगा, देखते हैं। तो जो 215 आर्टिकल है वो 215 आर्टिकल बोलता है कि जो उच्च न्यायालय है उसका एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अभिलेख न्यायालय मतलब एक रिकॉर्ड कोर्ट होना चाहिए जहाँ पर वो उसके रिकॉर्ड्स रख पाए, जितने भी केसेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट सुनाए गए हैं जजों के द्वारा वो रखे जाए। अब वो कहाँ रखे जाएंगे, एक स्टोर रूम होगा या फिर एक रूम होगा, तो उसको एक अभिलेख न्यायालय ये अपने और इनके जो जजमेंट रहेंगे, जो केसेस रहे हैं, जो जजमेंट दिए जजों ने, उनका रेफरेंस लिए जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है लोएस्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो रेफरेंस वहाँ से लेंगे, यहाँ से वो रेफरेंस लेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनको हम अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय यहाँ से वो रेफरेंस लेंगे और उन केसेस में अपना न्याय सुनाएंगे। ओके, तो इसलिए अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। तो आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर आता है आर्टिकल 220 ट्रिपल टू, तो इसका है सही आंसर फर्स्ट, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर, आर्टिकल 222 है। देन 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये 226 हाई कोर्ट के लिए है। और आर्टिकल 32 सेम चीज बोलता है इसके लिए उच्चतम न्यायालय के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ओके, देन बचा लास्ट 227 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति जो कि हाई कोर्ट है, सभी न्यायालय जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो भी रहेंगे उनके क्षेत्र के अंदर वो उनका अधीक्षण कर सकता है। तो इसका सही आंसर आएगा ए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि इसमें भी दो सूचियां दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें भी हमें देखना है संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात और अखिल भारतीय संघ। देखो, जो संवैधानिक संशोधन है ये हम सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, और ये तो हम सबको पता ही रहता है। तो इसका क्या होगा, 368। अगर हमें ये पता है तो अब हमें पता है कि ए का क्या हो गया 4, ए का 4। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4th ऑप्शन दिया है, वो है बी। तो आपको अगर ये दूसरे आर्टिकल भी याद नहीं है इनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक या दो भी याद है, जैसे वित्त आयोग, जैसे फाइनेंस कमीशन भी बोलते हैं। अब फाइनेंस कमीशन में हमको पता रहता है, बहुत फेमस आर्टिकल है 280, आर्टिकल 280। और फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी हमें पता होता है आर्टिकल
देखो, जो संवैधानिक संशोधन है वो आर्टिकल हो गया 368। ओके, देन आपका जो वित्त आयोग हो गया वो आर्टिकल 280 हो गया। देन वित्तीय आपात जो हो गया आपका आर्टिकल 360 हो गया। एंड देन अखिल भारतीय सेवाएं हो गया वो आर्टिकल 312। अब देखो इसमें ये चीज़ें गलत हो गई हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा 43 तो सही है। बाकी सी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1, और जो अखिल भारतीय सेवाएं उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कुछ ऐसे होगा 4, 3, 1, 2। ठीक है, आप दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब स्केड्यूल खत्म हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने करने की कोशिश की, इस तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, स्केड्यूल हो गए और इसमें हमने कुछ कुछ आर्टिकल्स भी किए थे कि किस तरह के आर्टिकल्स बन सकते हैं। बाकी आप याद कर लीजिएगा। और आर्टिकल और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पोस्ट पे, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी PDF है, PYQs थे, वो वहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रहेगा पॉलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे उसके PDF मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे संविधान के पार्ट्स पार्ट्स और यहाँ पे संविधान के आर्टिकल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 20 भाग है। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स। और भारत के संविधान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और जो 12वीं अनुसूची है, स्केड्यूल्स है, उनको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो भारत के संविधान में 20 भाग है, क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। देखो, जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब हमारे संविधान में 22 तो पार्ट्स थे, 22 भाग थे, और 395 आर्टिकल्स थे जिनको हम अनुच्छेद भी बोल सकते हैं। एंड जो अनुसूचियां थी वो 8 स्केड्यूल्स थे जिनको अनुसूचियां भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी उस टाइम की स्थिति थी। तो 20 भाग तो कैसे नहीं होंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। जब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो ए गलत, डी गलत। अब आते हैं 2, सी या बी देखते हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, बिल्कुल नहीं। 395 अनुच्छेद तो जब बना था तभी थे, अभी कुछ ज्यादा अनुच्छेद हो गए होंगे। और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुच्छेदों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, और इसका सही आंसर होगा केवल 3। ओके, अब देखो, जो 9th शेड्यूल था, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जो 9th शेड्यूल था वो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि फर्स्ट संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा संशोधन किया गया था, कहाँ, तो कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? सबसे पहली बात 1951 में। और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 31 हाँ बोल सकते हैं इसे आप, हाँ में संशोधन किया गया। और ये कौन सी अनुसूची डाली गई इसके रिगार्डिंग? 9 अनुसूची, 9वीं अनुसूची डाली गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे भूमि सुधार के लिए बहुत आंदोलन चलाए गए, जैसे भूमि दान आंदोलन, विनोबा भावे जी ने बहुत काम किया उसके लिए। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि जो भूमि थी, जो जमींदार थे, उनमें बटी हुई थी बहुत सारी भूमि, जो अंग्रेजों ने प्रथा चलाई थी, जमींदार प्रथा, इस तरह से उनमें बढ़ गई थी। तो भूमि सुधार आंदोलन के तहत 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची डाली गई। ठीक है, तो इसके बाद जो 10वीं अनुसूची बनी, जो ये 10वीं अनुसूची है 10, वो
52 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। कब हुआ ये? 1985 में, 1985 में हुआ था। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी एट द टाइम। और इसमें जो आर्टिकल में बदलाव किए गए, वो आर्टिकल में बदलाव किए गए 102 एंड 191 में। ये दो आर्टिकल हैं, इसमें बदलाव किए गए। 102 जो आर्टिकल है उसमें सेंट्रल के लिए बात बोली गई और 191 में राज्यों के लिए बात बोली गई। भाई आर्टिकल 11 जो कि बहुत फेमस स्केड्यूल 11 सॉरी बहुत फेमस स्केड्यूल है, आपको पता ही होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1973, जिसने त्रिराज्यीय सरकार की नींव रखी भारत में। नींव पहले थी लेकिन इसने संवैधानिक महत्व दे दिया था उसको। तो ये आर्टिकल 243 जी जोड़े गए, ठीक है। देन जो 12th स्केड्यूल है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया और 1992, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी 1992 में हुआ। और आर्टिकल इससे आया 243, सेम आर्टिकल जोड़े गए, लेकिन जो इसमें सब आर्टिकल्स हैं वो 233W से स्टार्ट हो। ओके, तो ये अनुसूची है। पर ये जब लागू होने की बात करते हैं तो ये 1993 में लागू हुई। ये जो इसके रिगार्डिंग जो बिल बना था 1993 और ये 1994 में। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की जो तृतीय अनुसूची है, थर्ड स्केड्यूल के बारे में पूछा गया। उसमें से क्या उपबंधित है, कौन से उपबंध किए गए हैं थर्ड स्केड्यूल में? पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का आरोप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। देखिए आप क्या हो सकता है। देखो, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप बिल्कुल दिया गया है। अब जो थर्ड अनुसूची है वो शपथ का प्रावधान करती है। शपथ, जैसे आप इंग्लिश में ओथ बोल सकते हो, ठीक है। शपथ, जब मंत्री बन जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो वो किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो अनुसूची है तीसरी, थर्ड स्केड्यूल है। तो उसमें संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप बिल्कुल दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल दिया गया है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल दिया गया। अब तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का आरोप, तो ये नहीं दिया गया है। देखो आप, ये आर्टिकल 60 से रिलेटेड है। ओके, तो देखो इसमें सब मंत्रियों की शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, संघ के मंत्री हो गए और राज्यों के जो मंत्री है वो हो गए। उनके द्वारा जो पद की शपथ का प्रारूप है वो बिल्कुल थर्ड स्केड्यूल तीसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन 3 लोग हैं, 3 संवैधानिक पद है जिनकी शपथ का प्रारूप संविधान में दिया गया है, ना कि अनुसूची में दिया गया है। ये कौन है? पहला तो प्रेसिडेंट हो गए, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और तीसरे हमारे राज्यों के गवर्नर। ये 3 संवैधानिक पद हैं जिनके शपथ का प्रारूप संविधान में दिया गया है, ना कि संविधान के अंडर अनुसूचियों में दिया गया। बाकी इनको छोड़ के जितनी भी शपथ का प्रारूप है वो आपको थर्ड स्केड्यूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयोग घुमा सकता है इस क्वेश्चन में कि इनकी शपथ का प्रारूप भी उसमें मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है, अगर आता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इनकी शपथ का प्रारूप संविधान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और 2, पहले में दिया गया संविधान की अनुसूची स्केड्यूल्स, और दूसरे में विषय दिए गए कि उनमें किससे रिलेटेड है वो स्केड्यूल्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स। तो फोर्थ अनुसूची आपको पता हो किससे रिलेटेड है? देखिए देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, हम देख लेते हैं। जो फोर्थ स्केड्यूल है वो रिलेटेड होगा आपका राज्यसभा। 6th जो स्केड्यूल है वो रिलेटेड होगा आपका जनजातीय क्षेत्र।
तो देख लो आप 3 4 कहाँ आ रहा है, 3 4 यहाँ आ रहा है, तो आंसर होगा सी। ओके, सी आंसर होगा। देन जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है, और जो 9वीं अनुसूची है हमने अभी देखा भूमि सुधार के लिए दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट हुआ था 9वीं अनुसूची के लिए 1951 में। तो जो 4थी अनुसूची है, जो 4th शेड्यूल है, वो राज्यसभा में सीटों की संख्या डिसाइड करती है राज्यों की। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का वितरण राज्यों में, किस राज्यों में कितनी सीटें होंगी, तो वो ये डिसाइड करती है 4th शेड्यूल। ओके, इसका आंसर होगा सी, 3 4 2 1। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया? देखो, अभी हमने देखा था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल कब बना था? 9th शेड्यूल बना था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हमें अगर इतना पता है तो हमें पता होगा 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना किस अनुसूची में है? सबसे पहली बात तो अनुसूची, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो विषयों का बंटवारा है, वो किस अनुसूची में दिया गया? देखो, जो विषयों का बंटवारा है वो 7th शेड्यूल में दिया गया, 7th शेड्यूल में। ठीक है, अगर आता है राज्यों में विषयों का बंटवारा, सर्व राज्यों में विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया? ठीक है, तो वो दिया गया है 7th शेड्यूल में। तो अब आर्थिक योजना किसका विषय? ओके, तो आर्थिक योजना जो विषय है वो है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची, देखो अब 7th शेड्यूल में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, सर्व सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। तो आर्थिक योजना जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन, विदेशी मामला। तो देखो, जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, रेडियो टेलीविजन संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले भी संघ सूची का विषय है, पर जो आपराधिक मामले हैं वो दोनों देखते हैं, राज्य भी देखता है और केंद्र भी देखता है, तो दोनों सूची का एक विषय है। अब भारतीय संविधान के किस संशोधन में बलों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 42nd, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे संविधान में, लघु संविधान भी बोला जाता है इसको। अब शिक्षा, जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो बिल्कुल हमने देखा, बनु देखा, अभी शिक्षा वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न योगों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब देखो, यहाँ पे यो खेल जाता है, नहीं है। कभी हम देख लेते हैं कि है सुमेलित है, नहीं है, तो नहीं है मतलब इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? बल, समवर्ती सूची हमने देखा सही है, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, संघीय सूची हमने देखा। देखो, डाकघर, बचत बैंक, जो डाकघर पोस्ट ऑफिस है, कभी आपने ये नहीं देखा होगा किसी राज्य का पोस्ट बैंक है, केंद्र का पोस्ट बैंक होता है। जन स्वास्थ्य बिल्कुल राज्य सूची का विषय है, जो सिटी हॉस्पिटल आप देखते हैं, सरकारी अस्पताल देखते हैं आपके शहरों में, वो राज्य उपलब्ध कराता है। शेयर बाजार, शेयर बाजार जो विषय है समवर्ती सूची का ना होके वो संघ सूची का है, इसका सही आंसर होगा शेयर बाजार। ये संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची। अब एंड 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखो, आगे नहीं है, संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, डिफेंस बिल्कुल है संघ सूची से। वैदेशिक मामले, जो कि विदेश मामले है, बिल्कुल है। रेलवे बिल्कुल है। कृषि नहीं है, कृषि संघ सूची से सम्मिलित नहीं है। ओके, जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का विषय कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। इसमें भी सूचियां देखनी है अपने को।
केंद्र सूची का विषय क्या है? राज्य सूची, संवर्ती सूची एंड देन अपशिष्ट सूची। ठीक है, तो हम मिलाते हैं। देखो, केंद्र सूची का जो विषय है, हम देखते हैं केंद्र क्या करता है, जनगणना करता है। जनगणना जो सेंसस ऑफ इंडिया, वो केंद्र करवाता है, ना कि राज्य। अभी जो जनसंख्या आप देख रहे होंगे सब न्यूज में है, यहाँ पर कास्ट सेंसस की बात चल रही है, जातिगत जनगणना, तो पूरा केंद्र का विषय है, केंद्र ही वो जनगणना कराता है। ओके, देन राज्य सूची का विषय हमने देखा होगा, राज्यों में पुलिस रहती है, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पुलिस रहती है। मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, तो हर राज्यों की अपनी अपनी पुलिस रहती है। तो इसका मतलब राज्य सूची के अंडर में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है। संवर्ती सूची, बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोनों ही इसमें काम करते हैं। संघ भी काम करता है और राज्य भी काम करता है परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए। देन अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, क्योंकि ये जो विषय थे, जब अनुसूची बनाई गई थी, 7 शेड्यूल जब बनाया गया था संविधान के टाइम में, वहां पे स्पेस का उस टाइम पे इतना रोल नहीं था भारतीय संविधान, मतलब उस टाइम, उस समय की बात करें। बाद में जब ये विषय आते गए तो इनको अपशिष्ट सूची में जोड़ दिया गया। ओके, जो भी विषय रहे वहां को अपशिष्ट सूची में जोड़ दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा 11th का, वो है 3, 1, 4 एंड 2। ठीक, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, इससे रिलेटेड पहले हम 7 शेड्यूल के बारे में कुछ देख लेते हैं। 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। 7 शेड्यूल इस आर्टिकल के अंडर में आती है, आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान के। और अभी अगर वो पूछ ले आपसे कि संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में जो अभी विषय है वो 98 है, और ओरिजिनली कितने थे जब संविधान बना था, तो 97 विषय थे। ठीक है, अगर वो पूछे राज्य सूची में अभी कितने विषय हैं, राज्य सूची में जो अभी विषय है वो 59 है, और ओरिजिनली कितने थे जब संविधान बना था, तो 66 विषय थे। देन संवर्ती सूची, संवर्ती सूची अगर पूछे तो अभी तो 52 सब्जेक्ट है, और जो ओरिजिनली जब बना था संविधान तो 47 सब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम स्लाइड लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कर लेते, इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसमें क्या किया गया, कुछ जो कि राज्य सूची के जो विषय थे उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची के विषय किस में डाल दिए गए, संवर्ती सूची में डाल दिए गए। और वो कौन कौन से विषय थे, तो वो टोटल 5 विषय हैं। 5 विषय में क्या है, आपकी शिक्षा हो गई, दूसरा वन हो गया, ठीक है, देन तीसरा जो हो गया वो हो गया जंगली जानवर, बाघ, पक्षियों की सुरक्षा, कुछ सुरक्षा या फिर संरक्षा। ओके, एंड चौथा हो गया वेट एंड मेजर्स, जो कि वेट एंड मेजर्स, माप एंड तौल, माप तौल के जो इक्विपमेंट है, जो वजन है, वजन करने, माप तौल, वजन, ये आ गया। देन फिफ्थ आ गया कि जो फिफ्थ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालयों का प्रशासन व गठन। तो ये 5 विषय हैं जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जो द्वारा पहले राज्य सूची में थे, उन्हें संवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अगर ये आते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। 12th क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो जनजातीय भूमि है उसका खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया, यानी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। तो ये कौन सी अनुसूची में दिया गया? देखो, हमारे संविधान की सिक्स एंड जो सिक्स शेड्यूल है वो जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और उनका गठन कैसे किया जाएगा वो उससे रिलेटेड है, 5th एंड 6th शेड्यूल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये हमने देखा 5th और 6th में है, तो आंसर भी इसका क्या होगा? 5th। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अब देखो 5th और 6th दोनों ही अनुसूचियों में उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस की बात करती है हमारे संविधान में अनुसूची आर्टिकल 246। लेकिन 6th शेड्यूल में 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध बनाए हैं। इनमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, और जो 4th है वो है मिजोरम। ठीक है, जो है अब तो इसमें से क्या गलत हो जाएगा? इसमें से नहीं बोला है उसने, तो इसमें से मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6th शेड्यूल में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये तो आपको पता ही होगा, 11th शेड्यूल हमने अभी देखा था कुछ टाइम पहले। ठीक है, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। इसमें कुल कितने विषय हैं? बिल्कुल 29 विषय। और जो 12th शेड्यूल है उसमें कुल कितने विषय होंगे? पे बिल्कुल 19 विषय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज देखिए, तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि पंचायती राज तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन फिर इस पे केंद्र सरकार या फिर संघ ने इस पर कानून कैसे बनाया या फिर संवैधानिक संशोधन कैसे किया? तो देखो, क्योंकि जो अमेंडमेंट की है कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो केंद्र ही कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो केंद्र ने कैसे कर दिया जबकि ये राज्य सूची का विषय है, राज्य के पास इसका अधिकार है। तो संविधान में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 249 एक आर्टिकल आता है जो कि ये बोलता है राज्य सूची के संबंध में अगर कोई एक ऐसा उपबंध आ जाए जो कि राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति किन विषय पर? राज्य सूची विषय पर, जो राज्य की सूची है उसके विषय पर ये संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का। ठीक है, ये हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये अलग हो गया। 249 आर्टिकल 249 और आर्टिकल 46 अमेंडमेंट 1970। तो ये हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये देखो, ये जो पूछे गए ये प्रियम्बल से आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। प्रियम्बल से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने CGPSC के जो PYQ था वो भी डाले हैं, जो पूछा है CGPSC आयोग ने। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इसमें डाले गए, तो देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति किसमें? प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में। हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को, तो उस समय स्थिति क्या थी? तो उस समय जो भारत की स्थिति थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो उसमें अगर आप पढ़ोगे पूरी प्रेम्बल, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात होती है। ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द जो जोड़े गए हैं वो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो बिल्कुल ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। अब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उससे 3 शब्द जोड़े गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ तो ताकि आपको याद हो जाए ये चीजें। ओके, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द है वो है अखंडता। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। और ये तीनों शब्द कहाँ जोड़े गए? तीनों ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसे हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। ओके, तो ये उसमें जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो हमने तो यही डिस्कस कर लिया, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। ग्राम स्वराज तो जोड़ा ही नहीं गया, तो बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बी गलत कर दो, बी गलत, बी गलत एंड बी गलत। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? समाजवाद जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष, ए एन सी, ये हमारा सही आंसर। देखिए अभी और क्वेश्चन बाकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप इन्हें लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो इससे रिलेटेड जिन CGPSC से रिलेटेड और भी MCQs, जैसे साइंस के MCQs और जो CG छत्तीसगढ़ जो GK है उसके रिगार्डिंग भी MCQ, और साइंस के रिगार्डिंग MCQ हम सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जल्दी। और जो भी CSET है वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा जल्द ही। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी कोई भी शिकायत है चैनल के रिगार्डिंग, या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में हमें सजेशन दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और MCQ डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।